स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान अध्याय 1 अध्याय का नाम है जीवों में जनन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम कायी जनन की विधियाँ। कृत्रिम कायी जनन की कितनी विधियाँ होती हैं इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कृत्रिम कायी जनन की जो विधियाँ होती हैं वह निम्न होती हैं। पहला का नाम है कलम लगाना, दूसरा जो है दाब लगाना, तीसरा जो है गुट्ठी लगाना, चौथा जो है शाखा बंधन है और पांचवा जो है रोपण या पैबंद लगाना। तो इसके बारे में जो है पांचों के बारे में वीडियो में बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में अब हम लोग पढ़ेंगे रोपण या पैबंद लगाने की कितनी विधियां होती हैं, आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो रोपण या पैबंद लगाना का अर्थ क्या है, पहले इसके बारे में समझ लेंगे और ये कितनी विधियां होती हैं। तो इसका उत्तर होगा, इस विधि में घटिया किस्म के पौधों को उत्तम किस्म के पौधों को क्या करते हैं, रोपित किया जाता है। रोपण विधि कहलाता है या पैबंद विधि कहलाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि घटिया किस्म मतलब खराब किस्म के पौधों को और अच्छे किस्म के पौधों से क्या करेंगे, रोपित करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने की इस विधि को ही क्या कहेंगे, रोपण या पैबंद लगाना होता है। रोपण या पैबंद लगाने की कितनी विधियां हैं, तो 3 विधि है। पहला का नाम है कसा रोपण, दूसरा का नाम है स्फान रोपण और तीसरा का नाम जो है कलिका रोपण। अब हम लोग पढ़ेंगे कसा रोपण क्या होता है, स्फान रोपण क्या है और कलिका रोपण क्या है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको उत्तर जो है समझ में आ जाएगा। तो कसा रोपण, अब कसा रोपण क्या होता है तो थोड़ा सा देखेंगे तो ये उत्तर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत आसान है, कुछ नहीं है उत्तर में, तो खाली सुन करके आपको याद हो जाएगा। तो इस विधि में घटिया जात के पौधों के तिरछे कटे हुए, मतलब खराब किस्म के जो पौधे हैं वह तिरछा क्या हों, कटे हुए तने पर उत्तम जाति के, उत्तम मतलब अच्छे जाति के पौधों को तिरछी कटी शाखा या कलम को सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे जोड़कर। मतलब 2 पौधे हैं, पहला पौधा जो है घटिया किस्म का है और दूसरा जो पौधा है वह उत्तम जाति का है, और वो दोनों पौधों के जो शाखा हैं उसको तिरछे क्या किया गया, कटे हुए, और दोनों काटे हुए जो रहेंगे भाग को जोड़कर डोरी से क्या करेंगे, बांध दिया जाता है। जोड़ पर कवक या जीवाणु को प्रवेश को रोकने के लिए पिघले हुए मोम को क्या कर देते हैं, लेप लगा दिया जाता है। जब दो अलग अलग जात के जब पौधे रहेंगे और कटे रहेंगे तो कटे हुए स्थान पर पिघले हुए मोम को लगा देते हैं, जिसके अंदर जो जीवाणु या कवक न हो, और उसके बाद से दोनों परस्पर जब जुड़ करके नए पौधों को क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। इसी विधि को क्या कहा जाएगा, कसा रोपण कहा जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें 2 जात के पौधे होंगे। पहला जात जो रहेगा वह घटिया किस्म का पौधा होगा, दूसरा जो होगा उत्तम जाति का पौधा होगा। दोनों पौधों को जो शाखा होगा कटे रहेंगे, कट करके दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब ऐसे देखेंगे कटा हुआ है, अब यहाँ पे जो है अब ये इसको काट करके दोनों को एक दूसरे को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पर इसके अंदर जो है लेप लगाएंगे, किसका, मोम का, और धागे से इसको क्या करेंगे या डोरी से इसको क्या करेंगे, बांध देंगे। बांधने के बाद नए पौधे का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इसी विधि को क्या कहा जाता है, कसा रोपण कहा जाता है। तो उत्तर तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस उत्तर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जहाँ भी अगर दिक्कत हो वहाँ तुरंत क्या कीजिए, कमेंट कीजिए।
अब हम लोग पढ़ेंगे स्पान रोपण क्या होता है। तो अब यहाँ जो हम लोग कटा हुआ आकार देख रहे हैं, यहाँ तिरछा कटा हुआ है, तो स्पान रोपण में भी के आकार का कटा रहेगा। किस आकार का? भी के आकार का कटा रहेगा। दो शाखा उसमें भी लेना है, दो जाति के पौधे होंगे और उसमें भी आकार को काट करके एक दूसरे को जोड़ करके धागा को बांध करके मोमबत्ती का जो हमारा लेप होता है लगा देंगे और जिसके द्वारा नए पौधों का क्या होता है, उत्पत्ति हो जाता है। उसको क्या कहेंगे? स्पान रोपण कहा जाता है। तो अब स्पान रोपण के बारे में अब हम लोग समझेंगे कि स्पान रोपण क्या है। बहुत आसान ये भी है। तो लिखेंगे इसमें घटिया जात के पौधे के तना में, अब देखिए जो घटिया मतलब खराब किस्म जात के जो पौधे के तना में किस आकार में, तो भी आकार के खाँच बनाकर उत्तम जाति के पौधों, अब ध्यान देंगे किस आकार का, तो भी आकार का खाँच बनाना है। खाँच मतलब उसके अंदर जो हमारी आकृति बनेगी वह किस आकृति का बनेगा, तो भी आकार का खाँच बना करके उत्तम जाति के पौधों को उनके अनुरूप, पौधों के उनके क्या कहेंगे, अनुरूप काट कर तना की खाँच में ठीक प्रकार से क्या करेंगे, फंसा कर डोरी से बांध दिया जाता है। जैसे आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि यह भी के आकार का कटा हुआ है और यह जो दूसरा जो हमारा तना हुआ है इसके अंदर ला करके उसमें जो भी आकार के जो खाँच है उसमें ठीक प्रकार से फंसा कर डोरी से बांध कर और इस पे जो है मोम का लेप लगा करके उसको अच्छे से धागे से बांध दिया जाता है। तो इसके माध्यम से एक नए पौधों का होता है उत्पत्ति हो जाता है। तो इस विधि को क्या कहेंगे, स्पान रोपण कहा जाता है। तो यहाँ पे अपने कॉपी में से नोट कर लेंगे, जो भी आकार का जो खाँच बना था पौधों को उनके अनुरूप क्या करेंगे, काट कर तने की खाँच में ठीक प्रकार से इसमें फंसा कर डोरी से बांध दिया जाता है और इस जोड़ पर सुरक्षा के लिए पिघली मोम लगा दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद नया पौधा क्या हो गया, बन जाता है। तो समझ में आ गया होगा। तो स्पान रोपण जो है समझ में आप लोग को आ गया होगा कि इसकी आकृति भी आकार का रहेगा और उसमें जो है अनुरूप पौधों को काट करके इसके अंदर जो है क्या करेंगे, फंसा करके डोरी से इसको बांध देते हैं जिसके माध्यम से नए पौधों का उत्पत्ति हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कलिका रोपण। कलिका रोपण क्या होता है, तो यह भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे और चित्र को देखेंगे तो और समझ में आप लोग को आ जाएगा। तो ये चित्र को देख लीजिए। अब यहाँ चित्र जो कटा हुआ है देखिए, इसको काट दिया गया है और काट करके एक नए पौधों को इसके अंदर रख करके मोम लगा दिया जाएगा और जिसके द्वारा नए पौधों की क्या हो जाएगा, उत्पत्ति हो जाता है। तो कलिका रोपण में क्या है, एक वृक्ष के तने पर, एक वृक्ष के जो तने पर छाल की गहराई तक एक तिरछा काट लेते हैं। जैसे एक वृक्ष है और उसके तने पर जो छाल है, छाल के गहराई तक एक तिरछा क्या करेंगे, काट लेते हैं। इसमें एक अच्छी जाति के पौधों की कलिका को सावधानी से फंसा कर डोरी से बांध देते हैं। तो ये काटने के बाद एक दूसरा जो है जाति का, जो अच्छे जाति का पौधे के जो इसमें कलिका लगा देते हैं और सावधानी पूर्वक लगा करके फंसा करके डोरी से क्या करते हैं, बांध देते हैं तथा इसके स्थान पर पिघली मोम, जो इसके जो जहाँ स्थान जहाँ आप इसको जोड़ेंगे तो जो जगह खाली होता है उसमें जो है मोम भर देते हैं। पिघली हुई मोम को क्या करते हैं, भर करके ढक देते हैं। तो पिघली मोम से ढक देते हैं। कुछ समय पश्चात यह कलिका दूसरे पौधों से क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इस विधि को ही क्या कहते हैं, कलिका रोपण कहा जाता है। तो कलिका रोपण समझ में आ गया होगा कि एक वृक्ष के तने को क्या करेंगे, छाल की गहराई तक तिरछा काट देंगे और दूसरी जात के पौधे इसमें ला करके जोड़ देंगे और मोम लगा करके और धागा या डोरी से क्या करेंगे, बांध देते हैं। कुछ दिनों के बाद एक नए पौधों की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। इसी को ही क्या कहते हैं, कलिका रोपण कहा जाता है। तो इस उत्तर को अपने कॉपी में लिखते भी रहिए, जिससे क्या होगा, आपको एक नोट्स भी बनता रहेगा साथ में। तो आप लोग बायोलॉजी का एक नोट्स भी बनाते चलेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही फायदा होगा। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे यह बहुत ही IMP है, यह कई साल के पेपर में आ चुका है,
कायिक जनन या कायिक प्रवर्धक का महत्व क्या है। तो इस महत्व को अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा और इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो कायिक जनन और कायिक प्रवर्धक का महत्व क्या है, तो ये समझिए सबसे महत्वपूर्ण महत्व है कि समय की बचत होता है। इसमें जो पौधे होते हैं, जैसे पहले जो पौधे हम लोग उगाए जाते हैं बहुत बड़े बड़े हो जाते थे, तब जाकर के उसमें फल लगते थे, लेकिन इस समय जो हमारे पौधे हो रहे हैं छोटा से ही उसमें फल लगना चालू हो जा रहा है। तो ये किसका महत्व है, किसका देन है, तो याद रखिएगा किसका है, कायिक जनन का है, कि छोटे पौधे से ही इसमें फल लगना चालू हो जा रहा है। तो इसमें जो है समय की क्या होता है, बचत होता है। तो यहाँ पहला इसका लिखेंगे महत्व क्या है कि इस विधि द्वारा कम समय में पादप विकसित किए जा सकते हैं। तो पहला महत्व समझ में आ गया होगा कि पादप में जो हमारा विकसित में क्या होता है, कम समय लगता है। तो किसका देन है, कायिक जनन का है। अब दूसरा महत्व को समझेंगे। तो जिन पौधों में बीज नहीं होते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, जिन पौधों में बीज नहीं होते हैं जैसे अंगूर, अनरस, केला, गुलाब, उनके कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। तो जिसमें बीज नहीं होते हैं उनके द्वारा किसके द्वारा होते हैं, कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। अब तीसरा समझेंगे, बीज जमाने एवं उनसे पौधे उगाने की क्रिया अधिक जटिल एवं धीमी हो। अब ध्यान दीजिए, बीज जो जमाने उनसे पौधे जो उगाने की जो क्रिया होती है अधिक जटिल एवं क्या होती हैं, धीमी हो। वर्धी जनन द्वारा, ध्यान देंगे किस जनन द्वारा, वर्धी जनन द्वारा थोड़े समय में तेजी से नए पौधों को बनाए जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब बीज को जमाते हैं, पौधे उगाते हैं, तो उसमें ज़्यादा समय लगता है और ये धीरे धीरे प्रक्रिया होता है, लेकिन वर्धी जनन द्वारा थोड़े समय में तेजी से नए पौधे बनाए जा सकते हैं। तो ये किसका देन है, तो कायिक जनन का देन माना जाता है। अब हम लोग समझेंगे चौथा क्या है, बहुत से फलदार वृक्षों को परिपक्व होने में तथा फल लगने में कई वर्ष लगते थे। अब देखिए, पहले शुरुआत में ही हम बताए हैं कि पहले वाले जो वृक्ष थे बहुत बड़े हो जाते थे तब उसमें फल लगते थे, और अब के जो पौधे हैं छोटे से ही पौधों में फल लगना चालू हो जा रहा है। तो ये किसका देन है, तो कायिक जनन का देन है। तो बहुत से फलदार वृक्षों को परिपक्व होने में क्या है तथा फल लगने में कई वर्ष लगते थे, लेकिन कायिक प्रवर्धन विधि से एक ही वर्ष में पौधे पर क्या हो रहे हैं, फल लगने उत्पन्न हो जा रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा कि चौथा क्या इसका महत्व है। तो जो हमारे पौधे होते हैं उसमें फल जब लगते हैं थे पहले तो कई वर्ष लगते थे, लेकिन कायिक प्रवर्धक विधि से एक ही वर्ष में पौधे पर फल आने लगते हैं। तो चौथा महत्व भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पांचवा महत्व के बारे में समझेंगे। तो इस प्रक्रिया में उत्पन्न सभी जीवों को आनुवंशिकी रूप से समान होते हैं। जो इस क्रिया में जो उत्पन्न सभी जो पौधे होते हैं वह किसके रूप में, आनुवंशिकी रूप में समान होते हैं। तो ये पांचवा जो महत्व था। अब छठवां महत्व क्या है, तो छठवां महत्व है पुराने पौधों को समाप्त होने से पहले ही नए पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो कायिक जो जनन होता है इसके माध्यम से जो पुराने पौधे होते हैं उन पुराने पौधों को समाप्त होने से पहले ही नए पौधे क्या किए जा सकते हैं, उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो समझ में ये भी आ गया होगा कि जैसे पुराने पौधे मतलब बड़े बड़े जो पौधे भी समाप्त होंगे तब तक के नए पौधे छोटे से ही पौधों में फल लगना चालू हो जाएगा। तो ये किसका देन है, तो कायिक जनन का देन है। अब यह सातवां जो है इसका महत्व क्या है, तो पौधों की संख्या में वृद्धि तेजी से की जा सकती है। जो पौधों की संख्या, अगर पौधों ज़्यादा से ज़्यादा हमको पौधों को उत्पन्न करना है तो किसको हम उपयोग करेंगे, तो कायिक जनन द्वारा अधिक से अधिक पौधों को क्या कर सकते हैं, वृद्धि किया जा सकता है। तो सातवां अंतर क्या हो गया, पौधों की संख्या में वृद्धि तेजी से की जा सकती है। तो ये किसका देन है, तो कायिक जनन द्वारा पौधों की संख्या में वृद्धि किया जा सकता है। तो ये 7 महत्व था। तो आप 7 महत्व को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा।
जनन क्या होता है? तो लैंगिक जनन का परिभाषा आपको एक परिभाषा, दो परिभाषा, तीन परिभाषा आपको दिया जाएगा। तीन तीन परिभाषा आपको दिया जाएगा, जिससे आपको जो परिभाषा आपको आसान लगे उस परिभाषा को आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए। तो लैंगिक जनन क्या है? तो लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता पड़ती है। इसका अर्थ यह है, दो विपरीत लिंग का मतलब यह है कि इसमें नर और मादा दोनों जनकों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। उसी को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहा जाता है। या दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा से प्राप्त होने वाले नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन से ही क्या कहते हैं, लैंगिक जनन होता है। तो ध्यान दीजिए, लैंगिक जनन का जब परिभाषा लिखेंगे तो इसमें जो होता है नर और मादा से प्राप्त होने वाले नर युग्मक, मतलब नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक के निषेचन से लैंगिक जनन होता है। तो दो परिभाषा यहाँ पर लिखा गया, जो परिभाषा आपको आसान लगे उसे आप याद कर लीजिए। अब तीसरा परिभाषा इसका है, और आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप परिभाषा को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जब नर और मादा, ध्यान देंगे, जब नर और मादा युग्मकों को संलयन होता है, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। जब नर और मादा के जो युग्मक होते हैं जब जुड़ते हैं और नई संतान उत्पन्न होती हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात नर और मादा के युग्मक जो होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जुड़ने पर एक नई संतान उत्पन्न होता है, जिसी को उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहा जाता है। नर युग्मक को शुक्राणु, अब ध्यान दीजिए, नर युग्मक को क्या कहते हैं, नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को क्या कहेंगे, अंडाणु कहते हैं। तो समझ में परिभाषा आप लोग को आ गया होगा कि लैंगिक जनन का अर्थ होता है कि जिसमें नर हो और मादा हो और दोनों संलयन करके नई संतान की उत्पत्ति कर दे, उसी को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहा जाता है। तो परिभाषा अपनी कॉपी में नोट भी करते चलिए, जिससे क्या होगा कि आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे युग्मक जनन क्या होता है। युग्मक माने जोड़ा। अब देखिए, युग्मक नाम से ही आपको परिभाषा बना सकते हैं, युग्मक जनन। तो अब इसमें क्या होता है युग्मक जनन में, तो कहेंगे इस घटना में नर तथा मादक युग्मक का निर्माण होता है। इस जो जनन में जो घटना होती है उस घटना में किसका निर्माण होता है, तो याद रखिएगा, इस घटना में नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक जनन कहलाता है। तो कितना आसान परिभाषा है युग्मक जनन का। तो इस परिभाषा को भी अपने कॉपी में लिखिए, लिखते ही आपको परिभाषा याद हो जाएगा। इस घटना में क्या कहेंगे, नर तथा मादा युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है, युग्मक जनन कहलाता है। अर्थात जब नर युग्मक और मादा युग्मक, ध्यान दीजिएगा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिल जाते हैं तो निषेचन होता है, और निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्म नज बनता है। क्या बनता है, युग्म नज बनता है। तो याद रखिएगा, युग्मनज क्या है, तो कैसे होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने से निषेचन की क्रिया और निषेचन क्रिया के बाद से युग्म नज बनता है। तो समझ में आ गया होगा परिभाषा। तो इस परिभाषा को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ऐसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे युग्मक स्थानांतरण क्या होता है। तो स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। स्थानांतरण मतलब अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पे जाना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इस घटना में युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, युग्मक स्थानांतरण कहा जाता है। तो युग्मक
स्थानांतरण का अर्थ समझ में आ गया होगा कि इस घटना में जो होते हैं युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, युग्मक स्थानांतरण कहलाते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटनाएं। तो ये परिभाषा जो है आप लोग अपने कॉपी में लिखते चलिए। लिखने से क्या होगा कि आपको क्या एक नोट्स भी बनता चलेगा। तो निषेचन पश्च घटनाएं क्या होता है, तो अब यहाँ समझेंगे कि निषेचन के बाद क्या घटना होता है। तो अभी हम बताए हैं इसके पहले कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन के बाद क्या होता है तो युग्मनज होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे निषेचन पश्च घटनाएं, मतलब निषेचन के बाद क्या घटना होता है। तो यहाँ लिख देंगे निषेचन के बाद जो होता है कौन सा घटना होगा, युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण, युग्मनज का निर्माण होता है, उसे युग्मनज कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि निषेचन क्रिया के बाद कौन सी क्रिया होता है। तो याद करिए निषेचन के बाद जो होता है युग्मनज का निर्माण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी निषेचन। निषेचन क्या है, निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, यह क्वेश्चन जो है हर साल के पेपर में पूछा जाता है। इसलिए इसे आप लोग अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। यहाँ परिभाषा आपको बनाना सिखाया जाएगा, इसलिए परिभाषा को आप लोग बनाना सीख लीजिए। अब निषेचन में क्या है, जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक, अब ध्यान दीजिए, जब नर युग्मक मतलब पुरुष जो है उसको नर युग्मक कहा जाएगा, उसके अंदर जो युग्मक होते हैं, और जो स्त्री होते हैं उनके जो युग्मक होते हैं वो क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहा जाता है। तो जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इस घटना को युग्मक संलयन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं, तथा आपस में मिलकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं तो इस घटना को निषेचन कहते हैं। तो कितना आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे परिभाषा आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिल जाते हैं तो युग्मक संलयन बनता है, तथा आपस में मिलकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं तो इस घटना को निषेचन कहा जाता है। जैसे यहाँ समझ लेंगे कि यहाँ नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। यहाँ क्या है, नर युग्मक है और यहाँ पे क्या है, मादा। तो नर युग्मक में शुक्राणु होता है, क्या होता है, शुक्राणु होगा, और मादा युग्मक में क्या होता है, अंडाणु होता है। तो अब ये शुक्राणु को यन मान लेंगे और अंडाणु को भी यन मान लेंगे, और ये दोनों जब मिलेगा, इधर का यन और यह यन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा, मतलब द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो गया। तो द्विगुणित युग्मनज कैसे बनता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में क्या करते हैं, संलयन करते हैं, जुड़ते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, निषेचन क्रिया होता है। और निषेचन क्रिया क्या होता है, तो द्विगुणित युग्मनज का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा 2n कैसे बना, शुक्राणु का एक यन और अंडाणु का एक यन, जब दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, 2n बनेगा। तो निषेचन की परिभाषा बहुत आसान था आपका, और परिभाषा अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, या शार्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन के प्रकार। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए निषेचन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला निषेचन का नाम रहेगा बाह्य निषेचन होता है, और एक होता है आंतरिक निषेचन होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे। अब यहाँ निषेचन के प्रकार नोट करने के बाद से यहाँ नीचे नोट कर लेंगे, निषेचन 2 प्रकार का होता है। पहला निषेचन का नाम होता है बाह्य निषेचन, या अंड प्रजक बोला जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अंड प्रजक भी। और दूसरा जो है आंतरिक निषेचन कहा जाता है, उसे सजीव प्रजक बोला जाता है। तो अब यहाँ निषेचन कैसे होगा, बाह्य निषेचन कैसे होता है, आंतरिक निषेचन कैसे होता है, अब एक एक के बारे में हम लोग समझेंगे। अब यहाँ नोट कर लेंगे बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन का नाम से ही आप परिभाषा बना सकते हैं, बाह्य माने बाहर और आंतरिक मतलब अंदर। ये बाहर का मतलब क्या है कि मादा के शरीर के बाहर होता है। यह निषेचन की जो क्रिया होती है मादा के शरीर के क्या होगा, बाहर होगा,
तो बाह्य निषेचन होगा। और आंतरिक मतलब मादा के शरीर के अंदर होगा, उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। तो अब यहाँ बाह्य निषेचन क्या है, तो इसका उत्तर होगा जब युग्मकों का संलयन, यानी जब युग्मकों का मतलब क्या है, जब नर और मादा, ध्यान दीजिएगा नर और मादा, तो यहाँ पे जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यह मुख्यतः जलीय माध्यम में ही होता है। यह जो क्रिया होता है निषेचन, जो बाह्य निषेचन की जो क्रिया होता है वह जलीय माध्यम में ही होता है। और जैसे आपका उभयचर है, मछलियां हैं आदि हैं, तो यह जो क्रिया होता है मछलियों में क्या होता है, ज़्यादा होता है कि शरीर के बाहर की जो निषेचन की क्रिया होती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि बाह्य निषेचन क्या होता है, कि मतलब संलयन जो होगा मादा के शरीर के जो बाहर होता है इसी को बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, उभयचर और क्या है, मछलियां हैं। अब आंतरिक निषेचन क्या होता है, अब आंतरिक निषेचन की परिभाषा को समझेंगे कि आंतरिक निषेचन, आंतरिक मतलब अंदर, शरीर के अंदर एक क्रिया होगा। तो लिखेंगे जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के अंदर संपन्न होता है। अभी पढ़े हम लोग बाह्य मतलब बाहर संपन्न होता था, अब आंतरिक मतलब क्या है, अंदर संपन्न होता है, तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, गाय हो गया, खरगोश हो गया, ये सब में जो होता है निषेचन का क्रिया होता है वह शरीर के अंदर होता है। और मछलियां के जो निषेचन की क्रिया होता है वह बाह्य निषेचन होता है। तो समझ में आ गया होगा कि बाह्य निषेचन क्या है और आंतरिक निषेचन क्या है। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, और वीडियो को आप लोग लाइक भी कीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन जो है यह जीव विज्ञान का लाइव क्लास चलता है और आप लोग के लिए प्रतिदिन जो है आपको नोट्स आपको यह मिलता रहेगा। तो इसलिए चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को भी ओके कर लीजिए। परिभाषा जो बताया जाएगा एकदम आपको सटीक परिभाषा बताया जाएगा, एकदम आसान परिभाषा बताया जाएगा, जैसे आप याद हो जाए ऐसे परिभाषाओं को हम लोग बताएंगे। जैसे आप अच्छे से क्या करें, नोट्स को भी बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ही क्या रहेगा, फ़ायदा रहेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। निषेचन के प्रकार पढ़ लिए, निषेचन क्या होता है। कल का जो वीडियो होगा बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर क्या होगा, वह अंतर जरूर देखिएगा, क्योंकि वह अंतर जो है कई साल के पेपर में आ चुका है। तो आज का वीडियो इतना ही, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।